एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर होता है जब आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक साथ ऐसे अरेंज करो, लेट सपोज ऐसे अरेंज कर रखा है मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट्स को। एक प्लेट पे लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा, दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी होगा d। ठीक है। तो जब आप एक ऐसे सिस्टम को जिसमें आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स को, जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है प्लेट्स का, और आप उन दोनों को डी डिस्टेंस पे रखते हो दोनों प्लेट्स को, तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है। और इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टोर होती है। ठीक है। बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा, और माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस पूरे कैपेसिटर के अंदर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टोर है। तो इसलिए हम कहते हैं कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, फिर चार्ज को स्टोर करके रखता है। बिकॉज ये दोनों जो चार्ज है ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर होता है सिस्टम ऑफ प्लेट्स को, और ये जो प्लेट्स है अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करके रख सकती है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। तो कैपेसिटर के आवाज़ क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। और ये जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है क्यू अपॉन डेल्टा वी, जहाँ पे जो क्यू होता है वो होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और डेल्टा वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। लेट सपोज मेरे पास एक प्लेट है और मेरे पास दूसरी प्लेट है। इस पे लेट सपोज चार्ज 5 है और इस पे -5 है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू बाय डेल्टा वी। तो क्यू क्या होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, 5 कूलम। और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट सपोज इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो है लेट सपोज 3 है, तो मैं कहूँगा 3, और दोनों के बीच का लेट सपोज डिस्टेंस कितना है, डी है, तो मैं कहूँगा 5/3d मेरा आंसर आ गया। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज मेरा 3 है और डिस्टेंस मेरा डी है, तो मेरा 5/3d मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, क्यू बाय डेल्टा वी। ठीक है। क्यू होगा चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और डेल्टा वी होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और वो कैसे निकालेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। और ये जो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आएगा पेपर में, कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। बिकॉज जो कैपेसिटेंस होता है वो एक कैपेसिटर का कांस्टेंट वैल्यू होता है। हर एक कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप उस कैपेसिटर का चार्ज लेट सपोज बढ़ा दिया, आप लेट सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसके पास चार्ज 4 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो आप बोलोगे इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। 2 फैराड, कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है। ठीक है। बट लेट सपोज मैंने क्या करा, चार्ज को बढ़ा के 6 कूलम कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अभी भी कैपेसिटेंस 2 फैराड ही रहेगा। क्यों? बिकॉज चाहे आप चार्ज बढ़ाओ चाहे आप पोटेंशियल बढ़ाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस हमेशा सेम ही रहेगा एक कैपेसिटर का। बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है एक कैपेसिटर के अंदर। तो इसका जो पोटेंशियल है, चार्ज को चेंज करने से पोटेंशियल चेंज होगा, वाइस वर्सा पोटेंशियल चेंज करने से चार्ज चेंज होगा, कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब आप आई होप समझ रहे हो। लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए यहाँ पे एरिया ऑफ दो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी होता है, इन दोनों प्लेट्स का एरिया ए होता है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो दोनों प्लेट्स के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, वो दोनों प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वैसे बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो आएगी, बट मैं बता देता हूँ अभी शॉर्ट में कि लेट सपोज ये मेरे पास एक स्फेयर है। ठीक है। अब इस स्फेयर के अंदर अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्यू बाय डेल्टा वी करूँगा। लेट सपोज इसका चार्ज क्यू है, और अगर आपको याद हो कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, स्फेरिकल प्लेट का आपने पढ़ा था के क्यू बाय आर, याद करना। तो क्यू से क्यू मर जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आर बाय के। 1/k कितना होगा, 4/एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास आ जाएगा 4/एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है।
ये क्वेश्चन दे रखा है, देख लेना। 1 फराड है तो 1 पुट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, मतलब कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर, अब कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है मैक्सिमम अपने पास कैपिटल क्यू चार्ज रख सकती है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चार्ज ये नहीं रख सकती, ठीक है। अब मेरे को बताओ टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टाइम जीरो, यानी कि अभी स्टार्ट ही हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो है, तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर पोटेंशियल भी कितना है, ज़ीरो है। अब जब टाइम टी है, लेट्स सपोज मेरे पास टाइम टी है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर कितना चार्ज डाल दिया, स्मॉल क्यू चार्ज डाल दिया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू बाई सी। अब इन्फानाइट टाइम, यानी कि मैं चार्ज डालते रहा तो इन्फानाइट टाइम पे इसको मैंने मैक्सिमम चार्ज दे दिया, यानी कि ये जो कैपेसिटर मैक्सिमम कैपिटल क्यू चार्ज रख सकता है, मैंने उसे कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया। कब, बहुत टाइम बाद, टाइम इन्फिनिटी पे, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, कैपिटल क्यू बाई सी। अब आप कह रहे होगे कि हम ये चार्ज दे कैसे रही है, तो हम ये चार्ज दे रहे हैं डी क्यू चार्ज दे के, स्मॉल डी क्यू चार्ज दे के हम इसको क्यू चार्ज लेकर आए, फिर डी क्यू दे के हम इसे कैपिटल क्यू चार्ज लेकर आए। अब क्योंकि डी क्यू बहुत ही स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू से कैपिटल क्यू तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इन्फिनाइट टाइम रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, वर्क डन, कि एक चार्ज को कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, चार्ज को स्फीयर के अंदर डालने के लिए। तो वर्क डन कितना होता है आपको पता है, यहाँ से पोटेंशियल क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, वी डी क्यू इंटीग्रेट। अब डी क्यू मैं कैसे निकालूंगा, अब आपको पता है वी क्या होगा, मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, तो वी होगा मेरा क्यू बाई सी डी क्यू। मैं चार्ज को इंटीग्रेट करूँगा, अब मैं चार्ज को कहाँ इंटीग्रेट करूँगा, जीरो से कैपिटल क्यू, बिकॉज एक स्फीयर जो है या फिर कोई भी कैपेसिटर जो है वो मिनिमम अपने पास जीरो चार्ज रख सकता है और मैक्सिमम कितना रख सकता है, कैपिटल क्यू। कोई भी चार्ज होगा मैक्सिमम कितना रख सकता है, वो कैपिटल क्यू, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वैसे वर्सा कितना वर्क डन लगेगा, इतना लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या फिर हाफ क्यू वी। या फिर अगर आपसे वो पूछे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, तो यही सेम आएगा, बिकॉज आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो आपसे मैं एनर्जी स्टोर पूछूं, तो एनर्जी स्टोर मतलब कितनी एनर्जी उसके अंदर रखी है। मैं सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करूं, जो एनर्जी अंदर स्टोर है वो स्टोर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि जब मैंने सिस्टम के अंदर कुछ अप्लाई करा, कुछ मैंने चेंजेस करे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस किया तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी, तो वो स्टोर एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। और यही मेरा क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो कैपेसिटर होते हैं, दो कैपेसिटर कह रहा हूँ, दो प्लेट्स होती है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच में लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई इंटू डी होगा, ई इंटू डी होगा। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कितना है, ई इंटू डी। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी कितनी होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन दोनों के बीच में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं ई की जगह यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूँगा, फिर सिग्मा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं ऐसे लिखूँगा तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिकॉज इसका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, और इसका भी क्या है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, और ये दोनों सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दोनों प्लेट्स के बीच का ही निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का ही लेंगे। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इन दोनों का एडिशन कर दो, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाय वी है, क्यू तो दोनों का सेम ही रहेगा, डेल्टा वी कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कटेगा और मेरे पास कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है, अगर मैं किसी कैपेसिटर के ऊपर कोई वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज पहले दो प्लेट्स थी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था,
जब मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d हो गया। तो मैंने कितना वर्क डन करा, कितना एक्सटर्नल एजेंट यानी कि मैंने कितना वर्क डन करा, तो वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है? हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ सी वी स्क्वायर, आप किसी भी फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपसे पूछो कितना वर्क डन लगेगा, जैसे इस केस में दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और फिर बाद में मैंने एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया जिससे दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d हो गया। ठीक है, तो कितना वर्क डन लगा, डी से 2d करने में कितना वर्क डन लगा। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, तो बाद में कितनी एनर्जी बची माइनस पहले कितनी एनर्जी थी, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा कितनी एनर्जी लॉस हुई, और जितना मैंने वर्क डन लगाया उतना ही तो एनर्जी लॉस होगा, तो वही तो निकालना है। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, सी कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो 2 कितना है, सॉरी 2 यहाँ लिख दिया ना, सी कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, समझ गए। तो कितनी एनर्जी बाद में थी, कितनी एनर्जी बाद में स्टोर है, माइनस कितनी एनर्जी पहले स्टोर थी, यानी कि बाद में स्टोर हुई एनर्जी को जब मैं पहले स्टोर हुई एनर्जी से माइनस करूँगा तो बस वो एनर्जी आएगी जो खर्च हो गई फोर्स लगाते समय, वर्क डन करते समय। तो मैंने कितना वर्क डन किया, मैं कितना काम करूँगा उतनी ही तो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो कितनी एनर्जी बाहर निकली वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स निकाल सकते हो। अब जब मैंने वर्क डन किया, ठीक है, अब मैंने वर्क डन किया तो मैंने सिर्फ एक ही प्लेट पे वर्क डन करा, मैंने दोनों पे थोड़ा ना करा है। एक प्लेट तो फिक्स थी पहले से, दूसरी मूव हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो मैंने एक ही प्लेट पे लगाया। ठीक है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया बिकॉज मैंने एक प्लेट को मूव करा है, तो मैं चार्ज भी उसी प्लेट का लूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेट का लूँगा। ठीक है, तो उसका कितना है, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आ गई। और वर्क डन के लिए आप इसे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी से 2d यानी कि डी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अगला है व्हाट इफ़ वी हैव डिफरेंट चार्ज। अब मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए और इक्वल अपोजिट होना चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी होना चाहिए। बट क्या हो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिफरेंट हो, लेट सपोज इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज कितना है, Q2 है, तो फिर इसमें हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है ना। ठीक है, तो अगर दोनों पे चार्ज डिफरेंट है तो हम यहाँ पे कौन सा चार्ज लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों चार्ज को सेम करने के लिए हम करेंगे कि जो फॉर्मूला होता है चार्ज का वो होता है Q1 माइनस Q2 बाय 2, यानी कि जो पहला वाला प्लेट का चार्ज है माइनस दूसरे वाले प्लेट का चार्ज अपॉन 2, उससे हमारे पास जो चार्ज आएगा, ठीक है, ये पहला चार्ज हो गया और दूसरा चार्ज क्या हो गया, माइनस Q1। बिकॉज से कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इस फॉर्मूला से अगर आपने एक प्लेट का चार्ज निकाल लिया तो दूसरे प्लेट का चार्ज ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 6, एक पे 6 है और एक पे 8 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो, चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2 बाय 2। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब दोनों प्लेट पर चार्ज डिफरेंट हो। तो पहले प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, 6 है, इस पे 8 है, तो 6 माइनस 8 कितना देगा, -2 बाई 2, यानी कि एक प्लेट के ऊपर चार्ज -1 होगा और दूसरे प्लेट पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा 6 वाली पे -1 होगा, 8 वाली पे +1 होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, जो 10 माइनस -4 बाई 2 यानी कि 7 आ जाएगा। 14 बाई 2 कितना आ जाएगा, 7, तो 10 वाले पे 7 आ जाएगा और -4 वाले पे -7 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2, इससे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो पहले प्लेट की चार्ज होगी। ठीक है, और जब आप उसका नेगेटिव करोगे तो वो दूसरी प्लेट की चार्ज आएगी। यहाँ पे मेरा कितना आया था, -1 आया था, तो -1 मैंने इसको दिया बिकॉज वो पहली प्लेट का चार्ज था। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये जो फॉर्मूला है ये पहले प्लेट के चार्ज को निकालने के लिए। तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 यानी -2/2 -1, तो ये पहले प्लेट का है। दूसरे प्लेट का क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब चलो अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं तीनों कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करूँ कि तीनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो एंड टू एंड कनेक्ट हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होता है तीनों में डिफरेंट हो जाता है और तीनों में चार्ज सेम रहता है। लेट्स सपोज ये बैटरी है, बैटरी में पोटेंशियल V है और इस बैटरी ने Q चार्ज को सप्लाई करा, तो तीनों को ही Q Q Q चार्ज मिलेगा, ठीक है। लेकिन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा बिकॉज तीनों के एंड्स अलग अलग हैं। पोटेंशियल इज ऑलवेज अक्रॉस द टर्मिनल्स और एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। और जो कैपेसिटेंस आएगा जब आप यहाँ से देखोगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V को मैं सकता हूँ Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है, बिकॉज ये पोटेंशियल जो है ये इस पूरे का है। तो इस पूरे का कैपेसिटर हम लेंगे तो कितना आएगा कैपेसिटर। लेट्स सपोज मैंने इसको CE लिख लिया और चार्ज तीनों में सेम ही जाएगा, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। वहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों कैपेसिटर जो है तीनों के एंड सेम होते हैं। उसमें क्या होता है तीनों के एंड्स डिफरेंट हैं, तीनों के एंड्स क्या है सेम है, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा V। लेकिन इस केस में तीनों के ऊपर चार्ज अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके ऊपर लेट्स सपोज Q1 चार्ज किया, इस पर Q2, इस पर Q3, तो मैं कह सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q क्या है यहाँ पे टोटल चार्ज, मतलब कि बैटरी से पूरा कितना चार्ज किया है वो कितना है Q है। अब Q को मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट, मतलब मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इन तीनों का, ठीक है। और V तीनों में सेम रहेगा, तो जब V कैंसिल होगा तो मेरे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो पैरेलल के अंदर तीनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं और सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं तीनों का रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम रहता है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है ये, और ये इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे देखो। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास दो कैपेसिटर दे रखा है 24 और 12 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से अगर मेरे को C इक्विवेलेंट निकालना हो तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, मुझे दिख रहे हैं दोनों सीरीज़ में। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 यहाँ पे आप क्या कर दोगे 6 × 3 कितना आएगा 18, C1 प्लस C2 कितना आएगा 9, तो कितना आ गया मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस 2 आ गया। अब वो कह रहे तो 2 आ गया। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको पता है तीनों में दोनों में चार्ज सेम होगा। चार्ज कैसे निकालूंगा मैं C इक्विवेलेंट इंटू V। टोटल चार्ज कितना है C इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल चार्ज कितना होगा टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज। तो टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था 2 आया था, और टोटल पोटेंशियल कितना है इसका 12 है, तो मेरे पास चार्ज कितना आ गया 24 आ गया। डेल्टा V और ईच कैपेसिटर आपको पता है डेल्टा V क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज़ में V1 प्लस V2 हो जाता है। तो V1 निकालो, V1 कैसे आ जाएगा Q1/C1 से आ जाएगा और V2 कितना आ जाएगा Q2/C2 से आ जाएगा। दोनों पे चार्ज सेम है ना, तो फिर बस आंसर आ जाएगा। एनर्जी इन 3 न्यू फेराड कैपेसिटर, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हाफ CV² लगा लो, हाफ CV²। पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ से आप पोटेंशियल निकाल लोगे तो यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या निकालना है C इक्विवेलेंट, आपको पता है तीनों पैरेलल में, तो तीनों ऐड हो जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 न्यू फेराड आ जाएगा। दूसरा Q ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों में चार्ज जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ सबसे पहले ऐसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। तो मुझे पता है पोटेंशियल जो है चारों में 4 वोल्ट रहेगा, तीनों का कैपेसिटेंस Q1 है, तो चार्ज में आ जाएगा Q1 कितना आ जाएगा C1 V1, Q2 कितना आ जाएगा C2 V2, Q3 कितना आ जाएगा C3 V3। तो C1 C2 C3 Q1 है, तीनों में पोटेंशियल सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल है, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर आ जाएगा हाफ CV² से, तो हाफ 1 V², V जो है सेम ही रहेगा 16, तो 8 जूल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि ये दोनों कैपेसिटर क्या है पैरेलल में, फिर ये सीरीज़ में, फिर ये पैरेलल में। तो पहले दोनों पैरेलल में तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में हो तो उसका फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मेरे पास 2.1 आ गया इसका, इसका क्या आ जाएगा नेट कैपेसिटेंस 2.1। अब ये और ये सीरीज़ में सॉरी पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, तो फिर इनका ऐड करोगे 2.1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6.1। तो इस नेट कैपेसिटेंस कितना है 6.1।
अब ये पैरेलल में तो वोल्टेज जो है इनके अराउंड सेम होगा वी और वी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास चार्ज आ सकता है, देखो यहाँ से मेरे पास आराम से चार्ज आ सकता है, नेट चार्ज आ सकता है ना। कितना आएगा नेट चार्ज, कितना होता है सी इंटू वी। तो नेट कैपेसिटेंस 6.1 है और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, सॉरी नेट पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 6 है, तो 36.6 मेरा टोटल चार्ज आ गया। अब आप देख सकते हो पैरेलल में तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब टोटल चार्ज मेरे पास 36.6 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 4 न्यू फैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा सी इंटू वी, यानी कि 4 इंटू 6 24। तो अगर 24 इस पे जा रहा है तो इस पे कितना चला जाएगा चार्ज, 36.6 माइनस 24 कितना चला जाएगा 12.6। सही किया ना, हाँ 12.6 जाएगा। इस पे भी 12.6 जाएगा, इस पे भी 12.6 जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे 12.6 आएगा तो मेरे को बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पर Q बाई सी, तो 12.6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 4.2। तो अगर इस पे 4.2 वोल्ट जा रहा है, अब मेरे को पता है कि ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होता है पोटेंशियल कितना हो जाता है V1 प्लस V2, तो ये V1 हो गया और ये पूरा V2 होगा, इसमें के वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल V था, तो 6 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी मैंने, कितनी आई थी 12.6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया था 4.2, तो 4.2 प्लस V2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8। अब C1 पे भी 1.8 होगी, C2 पे भी 1.8 होगी, कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अब मुझे 5 न्यू फैराड पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना आ जाएगा CV। इस पे मैंने कैपेसिटेंस 5 है, वोल्टेज कितना मैंने अभी निकाला 1.8 निकाला था, तो 9 आ गया, ठीक है। तो इस पे 9 आ गया चार्ज, इस पे 9 आ गया, और इस 6 वाले पे कितना आया था चार्ज, सॉरी फोर्थ न्यू फैराड वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज आया था मेरा 24 आया था। अब उनका रेशियो पूछा है तो 9/24 कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आपको पता है ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2⁴/4, तो ये 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 आ जाएगा तब ये पूरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, फिर ये दोनों सीरीज़ में आएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 और 1 पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर से 2 और 2 कितना आ जाएगा सीरीज़ में आ जाएगा, तो 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा, फिर से 1 और 1 पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर 2 और 2 कितना आ जाएगा सीरीज़ में आ जाएगा, तो 1/2 + 1/2 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर A पार्ट आ जाएगा 1 न्यू फैराड। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 1, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 2, फिर जब आप इसे फिर से ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास फिर से ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कुछ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ टॉपिक है, तो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम से फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर यहाँ से डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चैप्टर जो है वो अच्छा खासा बाकी है, मतलब हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ही मेन है। उसके अलावा एक वीडियो ये दूसरी वीडियो इस पर आएगी, तीसरी वीडियो आएगी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, RC सर्किट, उस पर आएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, रिवाइज़ करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।